फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड या शिक्षा के क्षेत्र में, ख़ास तौर पे बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में अपना कैरियर दोस्तों बना रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जब भी हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वर्ष 2010 में जाकर के शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी तरीके से मूर्त रूप लिया है। अब एक बच्चा कोई भी कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसका ये राइट बनता है अनुच्छेद 21A के तहत। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्येक बच्चे का ये अधिकार है, वो उसका राइट है कि उसको शिक्षा दी जाए, और राज्य का ये कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। लेकिन दोस्तों, इसकी रूपरेखा अगर हम अतीत में जाएं, अगर हम अंग्रेज़ों के शासन काल में जाएं, हम दृष्टिपात करें, ध्यान दें, तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे और वर्धा शिक्षा योजना में ये अमली जामा दोस्तों पहनाया गया। और जाकिर हुसैन समिति का भी बेसिक शिक्षा में दोस्तों योगदान रहा। पूरे के पूरे वीडियो पे बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ज्ञानवर्धक है, ज़रूर आपकी मदद करेगा। और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि आप कैरियर बनाने की दिशा में कदम रख चुके हैं तो आपको ज़रूर आनंद आएगा। बिना देर किए आते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं वर्धा शिक्षा योजना पे। वर्धा शिक्षा योजना 1937, ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया। अधिनियम 1937 में लागू किया गया। अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। उस समय भारत 11 प्रांतों में विभाजित था। 11 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने और एक नए युग की शुरुआत हुई। राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया। उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन नामक पत्र में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाए जाएं जिन्हें मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। साथ ही किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। गांधी जी के इन्हीं विचारों से देश में एक नई शैक्षिक क्रांति का शुभारंभ हुआ। शिक्षा की वर्धा योजना यानी नई तालीम या बेसिक शिक्षा। महात्मा गांधी के इसी उपहार को नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने यह उपहार सन 1937 की किन परिस्थितियों में और किन व्यक्तियों के माध्यम से अपने देशवासियों को भेंट की, उसका चित्र प्रस्तुत करते हुए A.N. बसु ने लिखा है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्यक्रम में 2 मुख्य बातें थी, एक जन शिक्षा और दूसरा नशा निषेध। किंतु वे एक दुविधा में थे। नशा निषेध का पक्ष पोषण करने का परिणाम होता आय में भारी कमी, जबकि जन शिक्षा के कार्यक्रम को वास्तव में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अत्यधिक अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। इन दोनों विरोधी कार्यों में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता था, उस अवसर पर गांधी जी ने अपने स्वावलंबी बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। वर्धा शिक्षा योजना। गांधी सन 1937 में वर्धा में थे। वहाँ के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए दोस्तों कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके।
पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई खर्च भी अदा हो सके। ज़रूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। गांधी जी ने मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित तथा मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। इसके बाद सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा विशारदों ने गांधी जी की योजना पर विचार विमर्श करके ये प्रस्ताव पारित किए। पहली बात इसमें दोस्तों ये रही कि इस सम्मेलन की राय में राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का मध्य बिंदु कोई हस्तशिल्प हो जिससे कुछ लाभ हो। बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प केंद्रित होनी चाहिए। शिल्प का चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सम्मेलन आशा करता है कि इस पद्धति से धीरे धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय भी निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ हस्तशिल्प का तात्पर्य क्या है? बच्चों को स्वावलंबन की दिशा में कुछ चीज़ें सिखाई जाएं। आखिरकार बच्चा समाज में ही जाएगा। तो अगर बच्चा कताई बुनाई या कोई ऐसी चीज़ जो उद्योग केंद्रित हो, जो उसके मनोवृत्ति के अनुकूल हो, वो सीखता है, तो आने वाले समय में समाज का एक हुनरमंद कुशल व्यक्ति बनता है। और ये बात गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी वो हस्तशिल्प केंद्रित थी का दोस्तों यही तात्पर्य है। अब बात हो रही है जाकिर हुसैन समिति। उक्त प्रस्ताव को पारित करने के बाद सम्मेलन ने दिल्ली के जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति नियुक्ति की। इसी समिति को जाकिर हुसैन समिति भी कहा जाता है। समिति को गांधी जी द्वारा व्यक्त किए जाने वाले शिक्षा संबंधी विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। समिति ने पहला रिपोर्ट दिसंबर सन 1937 में और दूसरा रिपोर्ट अप्रैल सन 1938 में प्रस्तुत किया। पहले रिपोर्ट में तत्कालीन समिति पद्धति के दोषों, वर्धा समिति योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों, कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प बनाकर उसे पाठ्यक्रम का सविस्तार से उल्लेख किया गया। द्वितीय रिपोर्ट में समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, दोस्तों ये हस्तशिल्प का काम आप समझ पा रहे होंगे, कताई बुनाई, कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्य विषयों का वर्णन किया गया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों को अन्य विषयों से सहसंबंध होना आवश्यक है। समिति की पहली रिपोर्ट को फरवरी सन 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यही रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है और बुनियादी शिक्षा का आधार है। अब वर्धा योजना की रूपरेखा क्या है? बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम केवल 7 साल है। यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताती है। इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से है। शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है। चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना देती है। उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भली भांति परिचित हो जाते हैं। शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सके। शिक्षा का बालक के जीवन, ग्रह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होता है। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। अब बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत में हम बात करेंगे। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन है। यह कार्य असत्य है, मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए।
उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे, अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल आएगा। शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था। उस समय राज्य के पास इसको व्यवस्था करने के साधन नहीं थे, अतः उन्होंने स्कूलों के हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत भी बात हो रही है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आप सभी जानते हैं। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे, तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं, किसी प्रकार का शोषण नहीं, उसको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त थे। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण तथा घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। शिक्षा को हस्त कौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को किसी हस्त कौशल उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। वे बालकों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे, वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, उन्हें जीविकोपार्जन करने का योग्य बनाना चाहते थे, वे सबका उदय करना चाहते थे, वे शिक्षा को गाँव के जीवन से जोड़ना चाहते थे, वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे, ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक लक्ष्य होता है मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। पाठचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं का संबंध मनुष्य के वास्तविक जीवन से होना चाहिए। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया। आपका दोस्तों ध्यान इस बात पे होगा कि बुनियादी शिक्षा नाम रखने का कारण क्या था। अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा। यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृत और शिक्षा संगठन का आधार है। या प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है। यह बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं, अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है, सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। गांधी जी ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या गाँवों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम अस्थायी बातों से संबंधित करती है। अब बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएं। कक्षा 5 तक सह शिक्षा में बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है। 5वीं कक्षा के पश्चात बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था है। 6वीं 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान यानी होम साइंस ले सकती हैं। 7वीं 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सब बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, धर्म का किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। अपनी योजना में धर्म को स्थान न देने का कारण बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें सभी मुख्य धर्मों का सार निहित हो। धर्म का यह सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से सीख सकता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षक का आचार, विचार, व्यवहार गांधी जी का मानना था कि बहुत ही आदर्शवादी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा शिक्षक से ही काफ़ी कुछ नैतिक बातें सीख सके। यह परिवर्तित विचारधारा बेसिक शिक्षा की विशेषता है। बेसिक शिक्षा के माध्यम के विषय में मुख्य सुधार हुआ। हाथ के काम को बेसिक शिक्षा का माध्यम माना गया। अन्य उद्योगों को सम्मिलित कर लिया गया। अब कागज़ का काम, बागवानी, टोकरी बनाना आदि को बेसिक शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बेसिक शिक्षा का विस्तृत प्रसार करने के निमित्त अनेक प्रयास किए गए। नए नए बेसिक स्कूल खोले गए।
बेसिक पद्धति में परिवर्तन किया गया। बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ। इस क्षेत्र में हिंदुस्तानी तालीमी संघ, विश्व भारती और जामिया मिलिया ने सन 1948 में उल्लेखनीय कार्य शुरू कर दिए। सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदायी परिषद की बेसिक शिक्षा समिति ने बेसिक स्कूलों के भवन के संदर्भ में अनेक उपयोगी सुझाव दिए। इसी वर्ष से केंद्रीय परामर्शदात्री परिषद ने भारत सरकार को परामर्श देते हुए निम्नलिखित बातों को सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। नए बेसिक स्कूलों की स्थापना, वर्तमान आरंभिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करना, बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। बेसिक शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए 1949 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद ने सुझाव दिए जो निम्नवत है। सीनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षा का अवधि 5 वर्ष है। प्रधानाध्यापक 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए हों। इन स्कूलों के अधिकांश अध्यापक 1 वर्ष अथवा 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए हों। जो शिक्षक 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए हों उन्हें 3 माह का रिफ्रेशर कोर्स दिया जाना चाहिए। नए बेसिक स्कूल तब तक न खोले जाएं जब तक कि कम से कम 1 और 2 कक्षाओं के लिए बेसिक प्रणाली में प्रशिक्षित अध्यापक न मिले। प्रत्येक स्कूल के पास क्राफ्ट की शिक्षा का साधन हो और पर्याप्त भूमि हो। पाठ्य पुस्तकों एवं निर्देश पुस्तिकाओं के प्रकाशन का समुचित प्रबंध किया जाए। बुनियादी शिक्षा के दोस्तों दोष भी रहे। यह शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों के लिए अधिक उपयुक्त है। उत्पादन के सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। अतः बुनियादी विद्यालय शिक्षण के केंद्र न रहकर उद्योग के केंद्र बन जाते हैं। कताई, बुनाई और धुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्व देते हैं। इस प्रकार यह शिक्षा भारत की औद्योगिक उन्नति में बाधक है। यह युग मशीनों का है, न कि हस्तशिल्पों का। किसी हस्तशिल्प के माध्यम से बालक को सब विषयों का ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करती है, जो असंभव है। डॉक्टर श्रीधरन मुखोपाध्याय के शब्दों में, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। आधारभूत शिल्प के द्वारा न बालक का सर्वांगीण विकास करने में, न उसे सामान्य शिक्षा प्रदान करने में सफलता मिलती है। तकली द्वारा कताई पर बल देती है। तकली से बहुत समय में थोड़ा सा सूत काटा जाता है। शिक्षा न केवल बालक का समय नष्ट करती है वरन उसके लिए महंगी भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो शिक्षा का उत्पादन का सिद्धांत है उसकी आलोचना भी हो रही है। विद्यालय की फैक्ट्रियों में बालकों को धन उपार्जन करने वाली मशीन में परिणत कर दिया गया। लेकिन ओवरऑल जो गांधी जी का मानना था कि बच्चे केवल पुस्तकीय ना हों, केवल किताबी कीड़े ना हों, समाज से जुड़े और कुछ कौशल, कुछ हुनर उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बने, ताकि वो अपने लिए जो रोजी रोटी है उसका इंतजाम कर सकें, समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में हों। और उस दौरान चूँकि शिक्षकों का वेतन बहुत कम था बेसिक एजुकेशन में, तो जो सामान बनते थे उसको बेच करके सरकार खरीद सकती थी, शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था हो सकती थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। ये रही वर्धा शिक्षा योजना, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा। अभी भी नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एजुकेशनल इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे।